आज हम आप लोगों को भौतिक विज्ञान का प्रथम चैप्टर जो कि है मात्रक, जिसे इंग्लिश में हम लोग यूनिट बोलते हैं, उसका शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उसकी परिभाषा से शुरू करते हैं। आप इस चैप्टर को अपने स्कूल के समय में कक्षा 9 में और 11वीं में देखे होंगे। उसमें भी भौतिक विज्ञान का प्रथम चैप्टर ही है और उन दोनों चैप्टरों को मिला के आज का ये चैप्टर आपका बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले मात्रक का परिभाषा दिया है किसी भी राशि। अच्छा, राशि क्या होता है? जिसको हम नाप सके, जिसका हम मापन कर सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? राशि। जैसे कि हमारा चार्ज, वो एक क्या है? तो राशि है। तो हम जिसका मापन कर सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं? राशि बोलते हैं। तो हम किसी भी राशि के मापन को, अब राशि को माप तो लिए, लेकिन हमें बताना पड़ता है कि वो कितना है, तो उसे निर्देशांक, उसके मापन को निर्देश करने के लिए हम किसी मानक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? मात्रक करते हैं। मतलब हम किसी राशि को मापन करते हैं तो उसे किसी और को बताने के लिए जिस निर्देश का हम इस्तेमाल करते हैं, जिस मानक निर्देश का हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मात्रक करते हैं। अब देखिए, मात्रक की परिभाषा से हमें ज्यादा संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे उतना प्रश्न नहीं आ सकता है। इसके बाद हमें पढ़ना है इसका वर्गीकरण कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रक का जब हम बंटवारा करने चलेंगे तो मात्रक में दो प्रकार के देखने के मिलते हैं। सबसे पहले है फंडामेंटल यूनिट, जिसको हिंदी में मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताते रहूंगा। इसके बुक में भी इसका फंडामेंटल यूनिट लिखता है। फंडामेंटल यूनिट को बोलते हैं मूलभूत इकाई। मूलभूत इकाई, ध्यान से देखिए, फंडामेंटल यूनिट को बोलते हैं मूलभूत इकाई। इसके और भी किताबों में अलग अलग नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। मूलभूत इकाई मतलब इस तरह समझिए, ऐसे इकाई जिनको और किसी इकाई की जरूरत नहीं पड़ती हो, ऐसे मात्रक। इस इकाई की जगह पे आप मात्रक भी बहुत सी किताबों में देखते रहेंगे, तो इस पे भी ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऐसे इकाई जिनको किसी और मात्रक की जरूरत नहीं पड़ता, ऐसे मात्रक जिसको बताने के लिए हमें किसी अन्य मात्रक का सहारा नहीं लेना पड़े, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मूलभूत इकाई। ऐसे मात्रक जिसे बताने के लिए हमें किसी अन्य मात्रक का सहारा नहीं लेना पड़े, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट। ध्यान से सुनिए, ऐसे मात्रक जिसे बताने के लिए हमें किसी अन्य मात्रक का इस्तेमाल नहीं करना पड़े। जैसे हमें अपना वजन, द्रव्यमान बताने के लिए, द्रव्यमान को और क्या हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं? मास। ठीक, हम कितना दूरी चले हैं, अपना दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। हमें अपनी दूरी बताने के लिए भी किसी अन्य चीज का सहारा, किसी अन्य इकाई का सहारा नहीं लेना पड़ता है। तो ये ऐसी राशियां हैं जिनको माप के और किसी अन्य लोगों को बताने के लिए हमें किसी अन्य राशि का सहारा नहीं लेना पड़ता है। तो उन राशियों को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट, मतलब कि मूल इकाई। मूलभूत इकाई की जगह आप मूल इकाई भी बोल सकते हैं, केवल मूल इकाई की या मूल मात्रक भी वही होता है। फिर दूसरा होता है उत्पत्ति इकाई। उत्पत्ति मात्रक मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिराइव्ड यूनिट। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट। देखिए, नाम से ही पता लग रहा है डिराइव्ड मतलब किसी अन्य की मदद से लाई गई है। देखिए, इसको बोलते हैं उत्पत्ति इकाई, उत्पत्ति मात्रक। उत्पत्ति मात्रक, ध्यान से सुनिए, उत्पत्ति मात्रक मतलब ऐसे मात्रक जिसको बताने के लिए हमें मूलभूत इकाइयों का क्या करना पड़े? सहारा लेना पड़े। ऐसी इकाई जिसे बताने के लिए हमें मूलभूत इकाइयों का क्या लेना पड़े? सहारा लेना पड़े। ऐसे इकाई, ऐसे मात्रक जिसे बताने के लिए हमें मूल इकाइयों का सहारा लेना पड़े, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट मतलब उत्पत्ति मात्रक। इसमें आपको एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। जैसे हमारा चाल जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड में होता है। चाल को बताने के लिए मीटर जो है एक दूरी का इकाई है और सेकंड जो है एक समय का इकाई है। हमें ये दो अलग अलग इकाइयों का सहारा लेना पड़ रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? उत्पत्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति इस मूल इकाइयों की मदद से हुई है। इसकी उत्पत्ति मूल इकाइयों की मदद से हुई है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक बहुत ही सिंपल चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने मात्रक का परिभाषा पढ़ा, उसमें आप राशि पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, राशि को डिटेल में पढ़ाई जाएगी आपके अगले चैप्टर गति में, उसमें राशि टॉपिक मिलता है। देखिए, तो किसी भी राशि के मापन के निर्देशांक मानक को हम मात्रक कहते हैं। उसमें किसी को परिभाषा में दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हम मात्रक का बंटवारा किए। मात्रक कितने प्रकार का? दो, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल को हिंदी में बोलते हैं मूल इकाई और डिराइव्ड को बोलते हैं उत्पत्ति मात्रक। मतलब
मूल इकाई मतलब वो खुद ही मूल है, वो किसी अन्य इकाई की मदद से नहीं बना है, वो किसी अन्य मात्रक की मदद से नहीं बना है। लेकिन जो डिराइव्ड यूनिट होती है, जो उत्पत्तित मात्रक होती है, इनको दूसरे इकाइयों का क्या लेना पड़ा है, सहारा लेना पड़ा है। उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आपको शुरू करना है सबसे पहले कितनी मूल इकाइयां होती हैं इनको पढ़ना, और यहीं से अब प्रश्न वाले सेक्शन शुरू हो रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो था ये स्कूल के एकेडमिक ज्यादा चीजें थी, अब जो हमको पढ़ना है मूल इकाई, ये बहुत ही सही टॉपिक है। मूल इकाई मतलब फंडामेंटल यूनिट्स। मूल इकाई तो हम इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, मैंने अभी बताया था फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। अभी मुख्यतः मूल इकाइयों में मुख्यतः अभी 7 इकाइयों को रखा गया है। मुख्यतः कितने हैं, 7। अब बस हमें उन 7 को देखना और उनसे जुड़े हुए प्रश्न उनके साथ ही हम देखते चलेंगे। देखिए सबसे पहले जो मूल इकाई हमको दिखता है वो है हमारा द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान। ठीक, द्रव्यमान को बताने के लिए हमें किसी अन्य चीज का सहारा नहीं लेना पड़ता है। द्रव्यमान को बताने के लिए हमें किसी अन्य इकाई का या मात्रक का सहारा नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि हम द्रव्यमान को सीधे किलोग्राम में बता देते हैं। किसमें बता देते हैं, किलोग्राम में, और इसका सिंबल केजी होता है। क्या होता है, केजी होता है। हम मूल इकाई में जो पहला मूल इकाई देख रहे हैं, मूल मात्रक देख रहे हैं, इकाई की जगह पे आप याद रखिए कि मैं इकाई बोलूं या मात्रक बोलूं, बात एक ही होता है। तो द्रव्यमान के जो सिंबल है वो क्या होता है, केजी, और इसकी जो एसआई यूनिट है, ये जो हम बीच में लिखते हैं इसको नापने वाली, इसको क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट। इसकी चर्चा जस्ट अभी होगी। देखिए द्रव्यमान के बाद अब दूसरी चीज ले सकते हैं, दूरी, या दूरी को बहुत सी किताबों में लंबाई लिखते हैं। दोनों शब्द का बस अंतर है, दोनों के अर्थ एक ही है। तो दूरी हो या लंबाई हो, इसको हम लोग नापते हैं मीटर। किसमें नापते हैं, मीटर में। मीटर हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में, नाम नहीं चेंज होगा, और इसका सिंबल हमेशा इंग्लिश में ही होता है, एम। ठीक, तीसरी इकाई हम ले सकते हैं जो मूल इकाई है वो है समय। तीसरी मूल इकाई क्या है, समय। समय को हमेशा किस चीज में नापा जाता है, सेकंड में। समय को हमेशा किस चीज में नापा जाता है, सेकंड में, और सेकंड का भी सिंबल क्या होता है, एस। तो अभी तक हमने 3 मूल इकाइयों को देख लिया, जिसमें से पहला था द्रव्यमान। पहला द्रव्यमान था। द्रव्यमान को हम किस चीज में मेजर करते हैं, किलोग्राम। अच्छा मैं ये जो बीच में लिख रहा हूं आप याद करिएगा, ये एसआई यूनिट भी कितनी बार एग्जाम में पूछ देता है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, एसआई यूनिट मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट की। पूरे विश्व में इन सबको माना जाता है। हम अभी जब यूनिट पे चर्चा करेंगे तो मैं बताऊंगा कि सीजीएस एसआईएस अंतर होते हैं, लेकिन अभी याद रखिए कि अभी से याद कर लीजिए जो मैं बीच में लिखूंगा ये कौन सा यूनिट लिख रहा हूं, एसआई। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखेंगे। तो मैंने 3 चीजें अभी बताई। द्रव्यमान को हम किस चीज में नापते हैं, किलोग्राम में, और उसका जो सिंबल होता है, जो उसका प्रतीक होता है वो क्या होता है, केजी। दूरी जो है या लंबाई, उसको किस चीज में मेजर करते हैं, मीटर में, और इसका जो सिंबल होता है क्या होता है, मीटर होता है। फिर जो समय होता है, समय को हम किस चीज में मेजर करते हैं, किस चीज में मापते हैं, तो सेकंड में, और इसका सिंबल होता है एस। उम्मीद है अभी 3 आपको समझ में आ रहा होगा। चौथा जो होता है वो होता है ताप। चौथा को हम क्या बोलते हैं, ताप। इंग्लिश में से बोला जाता है टेम्परेचर। बहुत से शब्द ऐसे हैं जो हिंदी से ज्यादा इंग्लिश में समझ में आएंगे, तो आप दोनों में देखते रहिए। टेम्परेचर को अभी हम लोग मेजर करते हैं केल्विन। किसमें मेजर करते हैं, केल्विन में। इसकी इकाई क्या होती है, केल्विन। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अभी हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में, और इसका सिंबल होता है के। इसका सिंबल क्या होता है, के। तो चौथा जो इकाई हम पढ़ रहे हैं, मूल इकाई, वो क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। केल्विन का सिंबल क्या होता है, के। अब इसी साल के किसी एग्जाम में अभी पूछा गया था केल्विन का खोज किसने किया था। यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बनता है, अभी तक इसका खोज करता हमको नहीं पूछा है किसी एग्जाम में, मीटर का भी नहीं पूछ सकता है, सेकंड का भी नहीं, लेकिन जो पहली इकाई हमको दिखी नाम से जुड़ी हुई वो है केल्विन। जो पहली इकाई नाम से जुड़ी हुई दिखी वो क्या है, केल्विन। तो केल्विन का खोज किसने किया था, तो लॉर्ड हिंदी में लॉर्ड विलियम थॉमस। लॉर्ड विलियम थॉमस। ठीक, तो इंग्लिश में भी लिख देता हूं, लॉर्ड विलियम थॉमस। लॉर्ड विलियम थॉमस। तो जो केल्विन का खोज हुआ था वो लॉर्ड विलियम थॉमस ने किया था।
जो केल्विन का खोज हुआ था लॉर्ड विलियम थॉमस ने। अभी तक किसी भी इकाई का खोजकर्ता हमें नहीं पूछ सकता है, लेकिन केल्विन पहला नाम से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने बताया कि केल्विन का खोज किसने किया। हम लोग चौथा हमने 1 2 3 और 4 इकाइयों को देख लिया। अब हम 5वें नंबर की इकाई देख रहे हैं, जो है विद्युत धारा। जो है विद्युत धारा। विद्युत धारा को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अब ध्यान से सुनिए, कुछ राशियां ऐसी होती है जो हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं और वो हम ऑलरेडी जानते हैं। जैसे हम कभी भी घर पे स्विच या प्लग कुछ भी खरीदने जाते हैं तो हम उससे पूछते हैं कितने एम्पियर का है, तो वहीं से आपको याद होना चाहिए कि विद्युत धारा को हम किस चीज में नापते हैं? एम्पियर में। इसकी इकाई क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर को हिंदी में भी लिख लीजिए एम्पियर। ठीक, आप देखिए इसका सिंबल होता है ए। क्या होता है? ए। इसका खोज किसने किया था? ये भी देख के ही पता लग रहा है कि एम्पियर किसी का नाम है। इंग्लिश साइंटिस्ट, जो इंग्लिश लोग हैं, उनके नाम कुछ ऐसे ऐसे होते हैं। तो इससे आपको पता लग रहा होगा जैसे केल्विन का खोज लॉर्ड विलियम थॉमस ने किया था, उसी तरह एम्पियर का खोज एंड्रे मैरी एम्पियर ने किया था। एंड्रे मैरी एम्पियर। नाम इंग्लिश में लिखा जाए चाहे हिंदी में, बात एक ही होता है। एंड्रे मैरी एम्पियर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, सब चीज दिख भी रहा होगा। तो हमने 5वीं मूल मात्रक को अच्छे तरीके से देख लिया। जो 5वां मूल मात्रक था विद्युत धारा, जिसका हम मापन एम्पियर में करते हैं और उसका सिंबल होता है ए, और उसका खोज एंड्रे मैरी एम्पियर ने किया है। ठीक है, चलिए 5 हो गया। हम बोले थे कि हम 7 मुख्य मूल इकाइयों को या मूल मात्रकों को देखेंगे। 5 हो गया। 6ठे नंबर पे स्थान मिलता है ज्योति तीव्रता को। किसको? ज्योति तीव्रता। अब ये आप किसी भी बोर्ड से पढ़े हो, कोई ज्योति तीव्रता कम ही लोग बोलते हैं। सभी लोग इसको इंटेंसिटी ऑफ लाइट से ही जानते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि किसी किसी का नाम हिंदी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, जो समझना मुश्किल होता है। इसीलिए ज्योति तीव्रता को आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट से ही याद रख सकते हैं। ज्योति तीव्रता को हम नापते हैं कैंडिला में। किसमें नापते हैं? कैंडिला में। और कैंडिला का सिंबल होता है CD। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, इधर की ओर ऊपर ये केजी तो बहुत कॉमन है, आप भूलेंगे नहीं। सबका पहला शब्द होता था, ये याद हो जाता है आसानी से। लेकिन कैंडिला में पहला शब्द और चौथा शब्द मिलकर बनता है, तो इसको थोड़ा याद रखिए। कभी सिंबल पूछना भी हुआ तो टीचर का सबसे पसंदीदा क्या बनेगा? ज्योति तीव्रता। इसको मैं स्टार रेटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसके सिंबल की वजह से। तो ज्योति तीव्रता जो है कैंडिला, वो अच्छा एक और ये भी नाम से जुड़ा हुआ लग रहा है। आप सोचेंगे कि क्यों इसमें CD लिया गया, क्योंकि ये किसी और के नाम का अक्षर है और ये किसी और के नाम का अक्षर है। ये दोनों अलग अलग लोगों के नाम का कॉम्बिनेशन, इसीलिए इसके खोजकर्ता का नाम भी किसी भी पुस्तक में नहीं दिया जाता है। इसके खोजकर्ता के नाम, क्योंकि ये एक बहुत से लोगों के मिलने के बाद बना था, तो इसमें किसी एक स्पष्ट आदमी का नाम लेना अच्छा नहीं होगा, बाकी सभी लोगों का नाम उसमें नहीं पता लगेगा। तो इसीलिए इसको यहाँ पे मैं स्टार रेटिंग कर दे रहा हूँ। इसको ध्यान रखिए, भले ही इसका खोजकर्ता का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसके सिंबल के कारण। आखिरी जो मूल इकाई बची है या मूल मात्रक बचा है, वो है पदार्थ का परिमाण। अब ध्यान से सुनिए, ये तो सभी लोग, अच्छा आप इसमें से बहुत सी चीजें देखिए। साइंस के तीनों विभाग में अलग अलग चीजें, जैसे टेम्परेचर, समय, ये दूरी। द्रव्यमान तो आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा, रसायन विज्ञान में भी देखा होगा, लेकिन ये सब ज्यादातर भौतिक विज्ञान में देखे होंगे। लेकिन फिर विद्युत धारा भी भौतिक विज्ञान में है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी भौतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। लेकिन पदार्थ का परिमाण रासायनिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है, और पदार्थ का जो परिमाण होता है उसको मेजर किया जाता है मोल में। उसको किसी में नापा जाता है? मोल में। और मोल का सिंबल होता है MOL। अब देखिए, ये तो याद होगा ठीक है, लेकिन इसका भी खास बात, ये शुरू के 3 अक्षरों से मिलकर बना है। तो आपको खुद पढ़ के पता लग रहा होगा कि हाँ, किससे टीचर को अच्छा लगेगा। आपसे कभी केजी का सिंबल नहीं पूछेगा, किलोग्राम का सिंबल, प्रतीक नहीं पूछेगा, जो जानता है कि आपको पता है। लेकिन इन सब के सिंबल आपको याद करना है, इनके सिंबल से याद है कि खोजकर्ता पे भी ध्यान दीजिए। खोजकर्ता इस पे नहीं है, लेकिन फिर इसका सिंबल बहुत ज्यादा मजेदार बन जाता है, क्योंकि इसका सिंबल पहले और चौथे अक्षर को मिलकर बनता है।
तो आप याद रखिएगा। पांचवा है पदार्थ का परिमाण मतलब मोल। पदार्थ के परिमाण को किस चीज में नापते हैं? मोल में। और मोल का सिंबल क्या होता है? MOL। और इसका खोज किए थे विलियम ऑर्स्टवाला। इसका खोज किए थे विलियम ऑर्स्टवाला। इसकी चर्चा क्लास 9 में की गई है। आप क्लास 9 की केमिस्ट्री का बुक एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसका खोज किसने किया था? विलियम ऑर्स्टवाला। ठीक, तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि इसकी खोज किसने किया था? विलियम ऑर्स्टवाला। हिंदी में थोड़ा नाम गलत भी हो सकता है लेकिन आप नाम को सुने खुद से भी सर्च कर सकते हैं। तो देखिए मूल इकाई को एक बार फिर से जल्दी से बस देख लीजिए मूल मात्रकों को। मूल मात्रक में हमने बोला कि हमको मुख्यतः 7, मैंने ये नहीं बोला कि 7 होते हैं, मुख्यतः जो ज्यादा जरूरी है वो 7 ही होते हैं। द्रव्यमान को किस चीज में नापते हैं? किलोग्राम में, और इसका सिंबल क्या होता है? केजी। उसी तरह दूरी या लंबाई को किस चीज में नापते हैं? मीटर में, और इसका सिंबल होता है एम। समय को सेकंड में नापते हैं और इसका सिंबल होता है एस। टेम्परेचर मतलब ताप को केल्विन में नापते हैं और इसका टेम्परेचर, इसका सिंबल क्या होता है? के। अब इसकी खोज करता हुए भी ध्यान दीजिएगा कि केल्विन का खोज लॉर्ड विलियम थॉमस ने किया था। केल्विन का खोज लॉर्ड विलियम थॉमस ने किया था। फिर विद्युत धारा एम्पियर में नापा जाता है और इसका सिंबल होता है ए, और इसका खोज एंड्रे मेरी एम्पियर ने किया था। फिर ज्योति तीव्रता मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका खोज इसको नापा जाता है कैंडिला में और इसका सिंबल होता है सीडी। ठीक, इसके इस सिंबल को मैंने बोला कि इसको स्टार रेटिंग रखिए क्योंकि सिंबल पूछना होगा तो किसी के भी नजर में जो सबसे अच्छा सिंबल का सवाल बन सकता है वो कैंडिला से जुड़ा हुआ ही बन सकता है, क्योंकि सब आप एक समय के लिए कर सकते हैं लेकिन कैंडिला को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, अगला है पदार्थ का परिमाण मतलब पदार्थ का मात्रा कितना है, ये किसमें बताया जाता है? मोल में। इसका सिंबल क्या होता है? MOL, और इसका खोज विलियम ऑर्स्टवाला ने किया था। विलियम ऑर्स्टवाला ने। आपको नाम अभी उल्टा सीधा लग सकता है लेकिन आप नाम याद करेंगे और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको नाम देखते ही अपने आप याद आ जाएंगे। तो आप बस नाम को 2-4 बार पढ़ते रहे, प्रोनाउंस करें, आपको याद हो जाएगा। तो हमने इस तरह 7 बेसिक मूल इकाइयों को देख लिया। इनके अलावा भी कुछ मूल इकाइयों का बात करता है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, जो इनके जैसे ही कुछ होता है। जैसे सबसे पहले इनके अलावा जो होता है एक और मूल इकाई का बात करता है, वो है समतल कोण। क्या है? समतल कोण। समतल कोण भी इन्हीं की तरह होता है। देखिए इनके अलावा जो एक बात करता है वो करता है समतल कोण का। समतल कोण, ध्यान से सुनिए। समतल कोण को आप प्लेन एंगल बोल सकते हैं, प्लेन एंगल। अब आप मैथ पढ़े तो आपको पता होगा कि प्लेन एंगल हमेशा 2D में बनता है। ये मैं किस लिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जो अगला बताऊंगा तब बोलेंगे दोनों कोण ही हैं, क्यों अलग अलग है। देखिए समतल कोण, ऐसा कोण जो हम कागज के ऊपर बना सके उसे हम क्या बोलते हैं? समतल कोण। और इसको मेजर किया जाता है रेडियन में। किसमें मेजर किया जाता है? रेडियन में। और इसका सिंबल होता है RAD। इसका सिंबल क्या होता है? RAD। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। समतल कोण भी एक क्या है? तो मात्रक में कौन सी इकाई है? मूल मात्रक ही है, लेकिन इसको हम अपने दैनिक जीवन में इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए इसको संपूरक बोला गया है। वो सब आधारभूत है और ये सब क्या है? संपूरक है। अब देखिए समतल कोण के बाद आता है एक, ये हो गया प्लेन एंगल, और एक होता है सॉलिड एंगल। मतलब सॉलिड एंगल को हिंदी में बोलते हैं ठोस कोण बोल सकते हैं, या इसका एकदम शुद्ध हिंदी होता है, शुद्ध हिंदी होता है इसका घन कोण। क्या होता है इसका? घन कोण। अब ध्यान से सुनिए, एंगल 2 प्रकार के होते हैं। अब यहीं से आपको और चीज क्लियर होगी, इसीलिए बोले कि आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। देखिए समतल कोण 2D में बनता है और सॉलिड एंगल जो है वो किसमें बनता है? 3D में। मतलब इसको हम किसी कागज के ऊपर कभी नहीं बना सकते। सबसे बड़ा अंतर यही है। जो कोण हमारे दैनिक जीवन में बनते हैं वो कौन से होते हैं? सॉलिड एंगल होते हैं, ना कि समतल एंगल होते हैं। समतल एंगल केवल हमें पढ़ते वक्त ही अपने कॉपी के ऊपर देखने को मिल सकता है, लेकिन दैनिक जीवन में, जैसे दैनिक जीवन में किसी भी 2 चीजों के बीच का कोण निकालते हो तो वो हमेशा किस में निकलता है? सॉलिड एंगल में। और इसको मापने का यूनिट होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। इसका रेडियन और इसका स्टेरेडियन। स्पेलिंग ओ भी कोई लगा देता है, आप नहीं भी लगाए तो चलेगा। और इसका सिंबल हो जाएगा SR। तो उन 7 मूल मात्रकों के अलावा जो 2 उन्हीं की तरह हमें और देखने को मिलते हैं वो ये थे, लेकिन इन्हें उसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन आपको याद रखना है कि समतल कोण का सिंबल क्या होता है? रेडियन। और किसमें मेजर किया जाता है? सिंबल होता है RAD और मेजर किया जाता है रेडियन में। उसी तरह सॉलिड एंगल मतलब घन कोण का सिंबल होता है SR और
स्टेरेडियन में से मापा जाता है। तो इस तरह हमने पूरे के पूरे मूल इकाई को क्या समाप्त कर दिया। अभी इसके बाद मूल इकाई से जुड़ा हुआ हमें ड्यूलिया सूत्र भी पढ़ना है। अब आपको इसमें उत्पत्ति राशियों के बारे में उतना नहीं पढ़ना, उत्पत्ति इकाइयों के बारे में उतना नहीं पढ़ना। तो आप अगले वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको उसमें ड्यूलिया सूत्र के बारे में पढ़ेंगे।